हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो इससे पहले जो पहले वाली क्लास थी उसमें अपनी मैथमेटिकल फिजिक्स की यूनिट नंबर 4 चल रही थी, उसमें अपन ने 2 या 3 डेरिवेशन कर लिए थे। तो इसके जो पीछे वाली क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में अपन लाप्लास समीकरण को कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको बता दिया था, कैसे छरों की पृथक्करण विधि काम में आती है। अब मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपको छरों की पृथक्करण विधि है वो आपको कंप्लीट समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट इक्वेशन की। नेक्स्ट इक्वेशन आती है अपने पास हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। मैंने जब ये यूनिट स्टार्ट की उसके स्टार्टिंग में 4-5 इक्वेशन लिखाई थी, मैंने बोला भी था ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। तो आज बात करते हैं किसकी, अपन हेल्महोल्ट्ज अवकल समीकरण की। अब देखो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में तो आप लिखना सीख गए लाप्लास को। अब यदि मैं इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लिखना चाहूँ, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कैसे लिखते हैं वो बताता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो किस में होगा, आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। तो इसका जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो किस में निकालेंगे, अपन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट कौन कौन से होते हैं वो आप जानते हो कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में निर्देशांक कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं, एक्स वाई जेड। सिलेंड्रिकल में कौन सा होता है, रो फाई जेड या आर फाई जेड, या फिर अपन कह सकते हैं और जो उसका होता है कौन सा स्फेरिकल का, उसका होता है आर थीटा फाई। ठीक है। अब यदि H1 H2 H3 की बात करें तो देखो मैं एक बार तीनों कोऑर्डिनेट का रिवाइज कर रहा हूँ। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में U1 U2 और U3 तीनों कोऑर्डिनेट x y z, H1 H2 H3 कितना 1 1 1। उसके बाद बात करता हूँ मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो कोऑर्डिनेट होते हैं कि कौन सा होता है, रो फाई जेड 1 रो 1 H1 H2 H3 की वैल्यू। ठीक है। यदि मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या होगा आपका, आर थीटा फाई और 1 आर और आर साइन थीटा, ये तीनों वैल्यू होगी H1 H2 H3 की। तो यदि देखो ये तीनों कोऑर्डिनेट के बारे में आप जानते हो, ये वाली वैल्यू, तो आप कोई से भी इक्वेशन निकाल सकते हो, फॉर्मूले सब आपको पता है। तो आज अपन बात करते हैं हेल्महोल्ट्ज अवकल समीकरण की। तो हेल्महोल्ट्ज अवकल समीकरण क्या है, डेल स्क्वायर साई प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। पहले भी बता चुका हूँ, ये इक्वेशन होती है कौन से कहलाती है, हेल्महोल्ट्ज डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। इंग्लिश में भी इसे हेल्महोल्ट्ज डिफरेंशियल इक्वेशन ही बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो साई है वो क्या है, आपका वेव फंक्शन है। तो ये जो साई था वो क्या हो गया, आपका वेव फंक्शन हो गया। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे के क्या है, के क्या होता है, प्रोपिगेशन कांस्टेंट, संचरण नियतांक। कोई भी वेव प्रोपिगेट करती है तो उसका जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, 2π/λ। डेल स्क्वायर क्या है, आप जानते हो लाप्लासियन ऑपरेटर है। अब आप जानते हो कि सबसे पहले मैं जो इस इक्वेशन को किस में लिखना है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, डेल स्क्वायर को लिखना पड़ेगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लिखना पड़ेगा। तो डेल स्क्वायर को लिखने के लिए मैंने कल भी ये फॉर्मूला बताया था कि जो डेल स्क्वायर होता है कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूनिट नंबर 1, वहाँ पे मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ कि जो डेल स्क्वायर लिखते हैं उसको अपन फॉर्मूले के रूप में किस रूप में लिखती है, 1/H1 H2 H3 डेल अपॉन डेल U1 H2 H3/H1 डेल अपॉन डेल U1 प्लस डेल अपॉन डेल U2 H1 H3 अपॉन में H2 डेल अपॉन डेल U2 प्लस डेल अपॉन डेल U3 H1 H2 अपॉन H3 डेल अपॉन डेल U3। कोई फॉर्मूला अब तक आपको याद हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो आपको याद करना है, उसके बिना काम अधूरा है। तो देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले H2 H3 है, यदि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो H1 नीचे आएगा, सेकंड में H2 आएगा और थर्ड में H3 आएगा। जो नीचे आ गए उसके अलावा बाकी है वो कहाँ आ जाएंगे, आपके ऊपर आ जाएंगे, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। अब देखो अपन ये वाली वैल्यू जानती हो, ये क्या है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं और जो H1 H2 H3 की वैल्यू होती है वो मैंने लिखी है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट रो, सेकंड कोऑर्डिनेट फाई, थर्ड कोऑर्डिनेट जेड। ऐसे ही अपने H1 की वैल्यू 1 रो और 1, तो ये मैं वैल्यू आप जानते हो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ये वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू मैं कहाँ रखूंगा, इस वाली इक्वेशन में रखूंगा। तो मैं यहाँ इस वाली इक्वेशन से क्या निकालूंगा, डेल स्क्वायर वैल्यू रख के। देखो H1 H2 H3, तो H1 और H3 तो कितना है 1 1, तो H2 की जगह क्या आ गया 1/रो। डेल अपॉन डेल U1 क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल रो आ जाएगा। H2 H3, तो H2 और H3 क्या रहेगा, केवल रो रहेगा। तो ये मैंने लिख दिया रो अपॉन में H1 है तो क्या आ जाएगा 1, तो ओनली रो आएगा, इस टर्म की जगह क्या आएगा कंप्लीट रो। डेल अपॉन डेल U1, तो ये क्या आ जाएगा डेल अपॉन डेल रो, प्लस का डेल अपॉन डेल U2, तो U2 कौन सा कोऑर्डिनेट है फाई, तो डेल अपॉन डेल फाई आ गया। H1 H3, H1 और H3 कितना है 1, तो ये 1 ऊपर आ गया, नीचे H2 कितना है रो, तो रो 1/रो आ गया। ये आ जाएगा डेल अपॉन डेल फाई, प्लस का यहाँ पे थर्ड कोऑर्डिनेट कौन सा है, जेड का है। H1 H2 कितना है, तो H1 H2 ओनली रो आएगा, तो रो ऊपर लिख दिया, H3 नीचे 1 है तो रो ऐसे का ऐसे, और डेल अपॉन डेल आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, इस जो 1/रो था इस ब्रैकेट के बाहर, इस पूरे को मैंने क्या किया अंदर ले लिया, मल्टीप्लाई के साथ में ले लिया। तो ये तो क्या आ जाएगा 1/रो डेल बाय डेल रो, ये टर्म अपने पास ऐसे की ऐसे, ये और ये क्या सेम टर्म है। ऐसे अपने पास यदि मैं यहाँ पे देखो, अब ये किस पर डिपेंड कर रहा है, फाई पर। यदि ये फाई पर डिपेंड कर रहा है तो रो का अलग कोऑर्डिनेट है, यानी रो को मैं बाहर ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ।
तो ये किया मैंने, सॉरी इस रो को बाहर नहीं लिया, अभी तो केवल क्या किया इसका मैंने मल्टीप्लाई किया। तो रो को मैं बाहर लूंगा, पर ये बाहर ले सकते हो कब, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ये केवल 5 पर डिपेंडेंट है, ये कौन सा है, रो है। तो इस रो को मैं बाहर लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे रो स्कोर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने नेक्स्ट स्टेप में किया। यहाँ से रो देखो जहाँ पे जेड पर डिपेंड कर रहा है, तो क्या रो में बाहर लिख सकता हूँ, क्योंकि रो तो जेड पर डिपेंड करेगा नहीं। तो ये क्या किया मैंने, रो को बाहर ले लिया और 1 रो से मल्टीप्लाई होगा तो ये से ये रो कट जाएगा। तो देखो ये ऐसे का ऐसे, ये सेम टू सेम ऐसे का ऐसी फर्स्ट टर्म, इसमें ये बाहर आ गया तो क्या आ गया रो स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई, और यही कट के क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आया, ये आ गया अपने पास क्या, बेलनीय निर्देश तंत्र में लाप्लासियन संकारक। यानी मैं लिख सकता हूँ इसके बाद एक लाइन कि समीकरण 1 है वो बेलनीय निर्देश तंत्र में लाप्लासियन संकारक को व्यक्त करता है। अब यदि मैं बात करूँ इसको अपन को तो क्या निकालना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है इक्वेशन का। तो अभी तो अपना क्या निकला, केवल डेल स्क्वायर निकला है। अब देखो इसमें ये मैंने इक्वेशन लिख दी वापस, डेल स्क्वायर की जगह मैंने ये कंप्लीट लिख दिया, और साथ में जो साई था तो तीनों टर्म में मैंने क्या लगा दिया साई। यहाँ पे क्या होगा, इस पूरा ब्रैकेट को बना के मैं साई लगा सकता हूँ, तो साई तीनों के साथ आएगा। तो ये क्या कर दिया, साई तीनों के साथ आ गया, प्लस के स्क्वायर ऐसे का ऐसे और साई ऐसे का ऐसे, बाकी 0। अब मैं मानता हूँ यहाँ पे कौन सी वही मेथड काम में लेना है कि जो साई फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, रो फाई जेड तीनों का फंक्शन है। तो साई की जगह मैंने क्या लिख दिया, रो फाई जेड, किस लिए, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए। तो ये हो गया 1 रो डेल अपॉन डेल रो। और देखो जहाँ साई था वहाँ मैंने क्या किया, साई रो फाई जेड किया। जहाँ यहाँ पे साई था तो यहाँ भी साई रो फाई जेड, यहाँ साई था तो यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, वही आपका पुराना घिसा-पिटा मेथड है कि छरों की पृथक्करण विधि काम में लेनी है। छरों की पृथक्करण विधि क्या कहती है कि तीनों कोऑर्डिनेट उसको तीनों को क्या करना है, आपको सेपरेट करना है। तो तीनों को सेपरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लगाई छरों की पृथक्करण विधि, और यहाँ पे क्या दिखा दिया, देखो साई रो फाई जेड को मैंने 3 कोऑर्डिनेट में मान लिया। कार्टेशियन में पहले कैसे मानते थे, कल अपन ने देखा था कैसे माना था, कल यदि गोलीय उसके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में बात की थी, उसमें अपन ने क्या माना था, r थीटा फाई को क्या माना था, बताओ r को क्या माना था, r थीटा फाई को माना था अपन ने, यानी थीटा की जगह बड़ा थीटा काम में लिया था, फाई की जगह बड़ा फाई काम में लिया था, सेम। तो इसमें देखो जो रो का कोऑर्डिनेट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, मान लिया कि एक कैपिटल आर एक क्या है कोऑर्डिनेट है जो किस पर डिपेंडेंट है, रो पर डिपेंडेंट है, ठीक है। इसको या फिर जो बड़ा फाई है वो किस पर डिपेंडेंट है, फाई पर डिपेंडेंट है। जो कैपिटल जेड है वो किस पर डिपेंडेंट है, निर्देशांक जेड पर डिपेंड है। तो क्या मैं इसकी जगह ये तीनों लिख सकता हूँ, यानी इसको भी मैं शॉर्ट बनाने के लिए डायरेक्ट इसकी जगह ये लिखूंगा, ये लिखूंगा और ये लिखूंगा। यानी जहाँ सो रो फाई जेड था, क्या था, साई रो फाई जेड, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आर फाई जेड लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने तीनों कोऑर्डिनेट को सेपरेट करने के लिए अलग अलग मान लिया। ये टर्म ऐसे की ऐसे, डेल अपॉन डेल रो, केवल क्या किया, जो साई रो फाई जेड आ रहा था उसकी जगह मैंने क्या लिखा, आर फाई जेड। देखो यहाँ भी आर फाई जेड, यहाँ भी आर फाई जेड और यहाँ भी सब जगह ये लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये किस पर डिपेंडेंट है, रो पर डिपेंडेंट है। रो वाला कौन सा फंक्शन था अपना, रो वाला फंक्शन था कौन सा, कैपिटल आर। तो क्या मैं कैपिटल आर को अंदर रख के बाकी सब बाहर ले सकता हूँ, बाकी सब क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो ये क्या आ गया, फाई और जेड, तो क्या आ गया अपना बाहर आ गया, रो ऐसे का ऐसे प्लस का। यहाँ पे देखो ये फाई पर डिपेंडेंट है तो क्या बाहर आ जाएगा, आर और जेड बाहर आ जाएगा। तो आर और जेड बाहर आ गया, तो ये फाई ऐसे का ऐसे प्लस का। यहाँ पे जेड पर डिपेंडेंट है तो क्या बाहर आ जाएगा, आर और फाई बाहर आ जाएगा। तो ये आर और फाई बाहर आ गया और ये ऐसे का ऐसे। अब ये अपनी क्या बन गई अपने पास। अब इसमें आगे अपन को क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस आपको पता ही है, वो भी मैं अभी आपको करके बताऊंगा। क्या करते हैं अपन, रो फाई जेड का भाग लगाएंगे तो उसमें ये वाली ऊपर वाली टर्म कट जाएगी, ठीक है। तो वो इक्वेशन सेपरेट बन जाएगी। तो एक बार आप लिखना स्टार्ट कीजिए, मैं लिखवा लेता हूँ। पहले टॉपिक लगाइए आप, हेल्महोल्ट्ज अवकल समीकरण बेलनी निर्देश तंत्र में। हेल्महोल्ट्ज अवकल समीकरण बेलनी निर्देश तंत्र में। उसमें लिखिए कि हेल्महोल्ट्ज अवकल समीकरण का हल हम बेलनी निर्देश तंत्र में ज्ञात करते हैं। हेल्महोल्ट्ज अवकल समीकरण का हल हम बेलनी निर्देश तंत्र में ज्ञात करते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में फाइंड करते हैं। वह निर्देश तंत्र जिसके निर्देशांक, नई लाइन से लिख लेना, वह निर्देश तंत्र जिसके निर्देशांक रो फाई जेड के रूप में उपस्थित हो, वह निर्देश तंत्र जिसके निर्देशांक रो फाई जेड के रूप में उपस्थित हो, बेलनीय निर्देश तंत्र कहलाता है। वह निर्देश तंत्र जिसके निर्देशांक रो फाई जेड के रूप में उपस्थित हो, बेलनीय निर्देश तंत्र कहलाता है। अतः हेल्महोल्ट्ज अवकल समीकरण निम्न होता है। अतः हेल्महोल्ट्ज अवकल समीकरण
निम्न होता है। अब आप देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक समीकरण 1 तक आपको लिखना है, फिर इसके बाद मैं कुछ 2 लाइन लिखाऊंगा, फिर वापस आगे लिखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से लेकर समीकरण 1 तक एक बार लिखिए इसको, बस थोड़ी लिखने की स्पीड रखना। समीकरण 1 तक लिखना है। लिख लिया? कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला है और उसमें वैल्यू रखिए। फिर लिखिए समीकरण एक लाप्लास संकारक को बेलनीय निर्देश तंत्र में व्यक्त करता है। समीकरण एक लाप्लास संकारक को बेलनीय निर्देश तंत्र में व्यक्त करता है। समीकरण एक लाप्लास संकारक को बेलनीय निर्देश तंत्र में व्यक्त करता है। इसके बाद नई लाइन से लिख लेना, इस अवकल समीकरण में उपस्थित तरंग फलन साई बेलनीय निर्देशांक रो फाई जेड पर निर्भर करता है। इस अवकल समीकरण में उपस्थित तरंग फलन साई बेलनीय निर्देशांक रो फाई जेड पर निर्भर करता है। इसलिए इसे फलन के रूप में लिखने पर ब्रैकेट में आप ये वाला लिख लेना जो मैंने लिखा है, साई इज इक्वल टू साई रो फाई जेड। तो इसको आप ब्रैकेट में करके ऐसे करके लिख लेना, ठीक है। फिर आप इसके आगे यहाँ तक लिखिए, समीकरण नंबर 2 तक, समीकरण 2 तक लिखिए। देखो मैं ऑनलाइन क्लास में भी आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स लिखवा रहा हूँ, तो आप सही से थोड़ा लिखना, थोड़ा ध्यान देते हुए लिखना, बस यही चीज़ है इसमें। समीकरण 2 तक लिखना है, जहाँ पर केवल क्या किया मैंने, साई की जगह साई रो फाई जेड रखा है। फिर लिखिए समीकरण 2 बेलनीय निर्देश तंत्र में हेल्महोल्ट्ज़ अवकल समीकरण कहलाती है। समीकरण 2 बेलनीय निर्देश तंत्र में हेल्महोल्ट्ज़ अवकल समीकरण कहलाती है। समीकरण 2 बेलनीय निर्देश तंत्र में हेल्महोल्ट्ज़ अवकल समीकरण कहलाती है। इस अवकल समीकरण का हल हम छरों की पृथक्करण विधि से ज्ञात करते हैं। इस अवकल समीकरण का हल हम छरों की पृथक्करण विधि से ज्ञात करते हैं। फिर नेक्स्ट लगाइए आप छरों की पृथक्करण विधि, और उसमें लिखिए कि छरों की पृथक्करण विधि के अनुसार तरंग फलन साई रो फाई जेड का पृथक्करण करते हैं। माना एक फलन कैपिटल आर है, जो कि केवल निर्देशांक रो पर निर्भर करता है।
जो कि केवल निर्देशांक रो पर निर्भर करता है, तथा द्वितीय फलन कैपिटल फाई है। कैपिटल फाई जो ये मैंने गोला बना के ऊपर जैसे आई बनाया है ऐसा फाई बनाना है, ठीक है। द्वितीय फलन कैपिटल फाई है जो कि केवल निर्देशांक फाई पर निर्भर करता है। द्वितीय फलन कैपिटल फाई है जो कि केवल निर्देशांक फाई पर निर्भर करता है। और तृतीय फलन कैपिटल जेड है, और तृतीय फलन कैपिटल जेड है जो कि केवल निर्देशांक जेड पर निर्भर करता है, जो कि निर्देशांक केवल जेड पर निर्भर करता है। अब आप ये जो मैंने इसके आगे लिखा है कंप्लीट इसको लिख दीजिए समीकरण 2 से आगे, ठीक है। अब तो आपको मेथड पता चल ही गया होगा लगभग। लिख लीजिए इसको समीकरण 2 से, ये कंप्लीट लिखना है अब आपको, इसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे सेपरेट करने के लिए क्या करते थे, इसके आगे अपन आर फाई जेड का भाग दे दो, यानी वहाँ पर अपन भाग देते थे पहले एक्स वाई जेड का कार्टेशियन में, तो यहाँ पर क्या देंगे अपन आर फाई जेड का भाग लगाने पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आर फाई जेड का भाग लगाएंगे तो देखो फाई जेड से फाई जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जेड सब कैपिटल ही है, ठीक है। मैंने भाई बीच में नहीं लगाया तो लगा लेना। फाई जेड से कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आएगा 1/1 पहले तो आर बचेगा इसका भाग लगाने पर, साथ में ये रो भी आएगा तो ये रो लिख दिया। डेल अपॉन डेल रो ऐसे का ऐसे, ये क्या आ जाएगा रो डेल अपॉन डेल रो, ठीक है। प्लस देखो आर से आर जेड कटेगा तो क्या रहेगा अपने पास 1/5 रहेगा, आर से आर जेड कट गया तो 1/5 और साथ में रो स्क्वायर, ये रह जाएगा डेल स्क्वायर फाई अपॉन में डेल फाई स्क्वायर, ठीक है। प्लस का यहाँ पे क्या कटेगा अपने पास आर फाई कटेगा, तो आर फाई कट गया तो अपने पास क्या रहेगा केवल जेड रहेगा, और डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल जेड स्क्वायर, और प्लस का क्या रहेगा के स्क्वायर और आर फाई जेड तीनों कट जाएंगे तो ये क्या रहेगा 0। क्या मैं इसको समीकरण नंबर दे सकता हूँ क्या, ये क्या आ गया आपका समीकरण नंबर आ गया, सेपरेट हो गया। देखो समीकरण नंबर दे देता हूँ इसे 3। सेपरेट कैसे हुआ, देखो ये वाला आर है, आर किस पर डिपेंडेंट है रो पर, मतलब इसका ही फंक्शन है, तो आर और रो एक ही बात है, ये क्या है रो निर्देशांक है और आर उसका फंक्शन है, ये एक सेपरेट हो गया। यहाँ पे देखो अपने पास अब यहाँ पे एक ये रो आ रहा है, तो इसको अपन जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तब इसको हटाएंगे। अब यहाँ पे देखो आपके पास जेड वाली जो टर्म है वो सेपरेट हो गई। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 1/r रो डेल अपॉन डेल रो डेल अपॉन डेल रो प्लस 1/फाई रो स्क्वायर डेल स्क्वायर फाई अपॉन में डेल फाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। क्या मैं इसको इधर ले जाके लिख सकता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 1/जेड डेल जेड अपॉन में डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। क्या ये यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये मैं दे देता हूँ समीकरण 4। इसमें क्या हुआ, देखो इसमें मैंने क्या किया जेड वाली टर्म को सेपरेट कर दिया, तो जेड वाली टर्म का अब अपन सॉल्यूशन मान सकते हैं। क्या मैं इसमें इस तरीके से लिख सकता हूँ, समीकरण 4 क्या है केवल जेड पर डिपेंडेंट है, यदि मैं इस पर किस पर परिवर्तन करूं आर और फाई में परिवर्तन करूं, क्या इसमें चेंज होगा, क्या नहीं होगा। तो अपन कह सकते हैं कि ये संभव कब होगा, जब किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा तो इसका कांस्टेंट मानेंगे, तो इसका कांस्टेंट क्या मानेंगे बीटा स्क्वायर मानते हैं। तो एक बार इसको लिखे फिर मैं 2-4 लाइन लिखवा के फिर आपको कांस्टेंट मान के करवाता हूँ। तो इसमें लिखना क्या है अपन को, यदि मैं इसमें कोई परिवर्तन करना चाहूँ तो इसमें जेड में परिवर्तन करेंगे तो ही परिवर्तन होगा, यदि आर और फाई में करेंगे तो परिवर्तन नहीं होगा। तो इसके लिए अपन एक एक करके सॉल्यूशन निकालते हैं, पहले इसका फिर इसका फिर इसका। तो लिखिए आप समीकरण 4 तक ये दोनों इक्वेशन लिखिए। क्या ये तो मैं दोनों हटा दूं,
लिख दीजिए इसे। फिर लिखिए इसके बाद समीकरण 4 के बाद लिखो समीकरण 4 के LHS पद से स्पष्ट है कि RHS लिखना। समीकरण 4 से RHS पद से स्पष्ट है कि समीकरण 4 के RHS पद से स्पष्ट है कि यह पद केवल निर्देशांक z पर निर्भर करता है। यह पद केवल निर्देशांक z पर निर्भर करता है, अर्थात निर्देशांक z में परिवर्तन करने पर केवल RHS में ही परिवर्तन होता है। केवल RHS में ही परिवर्तन होता है। LHS पद अपरिवर्तित रहते हैं। LHS पद अपरिवर्तित रहते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब यह पद किसी नियतांक के तुल्य हो। माना यह नियतांक बीटा स्क्वायर है। ठीक है, तो अब देखो मैं फाई का जेड का सॉल्यूशन निकालने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल माने, तो क्या मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/z डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका बीटा स्क्वायर। यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल जेड स्क्वायर। ये जेड उधर जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का बीटा स्क्वायर जेड। ये जब इधर लाऊंगा तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा जेड इज इक्वल टू 0। क्या यह द्वितीय कोटि की डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्या सेकेंड ऑर्डर की है? बिल्कुल है। डी क्या आ रहा है 2 आ रहा है, यानी डी की पावर में 2 होता है, यानी वही उसका ऑर्डर होता है। तो अपन कह सकते हैं कि यह एक द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है। यह एक द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है। यह एक द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है। अतः इसका हल निम्न होगा। लिख सकता हूं मैं। अब क्या मैं इसका हल लिख सकता हूँ? क्या इसका हल क्या होगा? देखो z इज इक्वल टू, यदि मैं साइन कॉस पे लिखता हूँ तो क्या आ जाएगा a साइन क्या आ जाएगा बीटा z प्लस b1 कॉस बीटा z, यही आएगा। क्या मैं सही लिखा है? तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका एक सॉल्यूशन हो गया कि a साइन बीटा z, इसको मैं नंबर दे देता हूँ 5। तो ये क्या है आपका इस फाई का सॉल्यूशन, z का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका z का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट में क्या करता हूँ, देखो ये अपना z का सॉल्यूशन आ गया। अब अपन को क्या निकालना है? ये तो इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। अब अपन को निकालना है कि इसका फाई का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो फाई का सॉल्यूशन करने के लिए आपको रो स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन में। क्या मैं समीकरण 3 से लिख सकता हूँ? क्या बताऊँ, क्या मैं समीकरण 3 से, अब इसका सॉल्यूशन तो आ गया, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, बताओ क्या लिख सकता हूँ कि ये सब सॉल्यूशन आ गया तो मैं इसको लिख लेता हूँ समीकरण 3 से। देखो समीकरण 3 से क्या इक्वेशन आएगी, समीकरण 3 से लिखेंगे तो देखो 1/r रो तो ऐसे का ऐसे आ जाएगा नो डाउट। फिर क्या आ जाएगा डेल अपॉन डेल रो, ये हो जाएगा रो डेल अपॉन डेल रो। ठीक है, अब किसका सॉल्यूशन निकाल रहे अपन फाई का, तो डेल रो हो जाएगा प्लस का, आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि ये किसका सॉल्यूशन आ गया, ये आ गया आपके पास किसका जेड का। अब अपन निकाल रहे फाई का 1/1 रो डेल अपॉन डेल रो प्लस का 1/5 रो स्क्वायर डेल स्क्वायर फाई अपॉन में डेल फाई स्क्वायर प्लस का, देखो ये वाली जो टर्म थी इसकी जगह मैंने क्या मान लिया बीटा स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा बीटा, यानी मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। सही है क्या, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए देखो ये तो फाई वाला टर्म है, यहाँ पे ये पद एक्स्ट्रा है रो स्क्वायर का। क्या मैं इस रो स्क्वायर को हटा सकता हूँ यहाँ से? तो क्या करूँगा मैं, रो स्क्वायर से हटाने के लिए इसको क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा। क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये क्या आ जाएगा, देखो आपके पास रो अपॉन में आर आ जाएगा, रो स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक रो से रो कट जाएगा, डेल अपॉन डेल रो डेल अपॉन डेल रो प्लस का, यहाँ पे देखो रो स्क्वायर कट जाएगा तो ये क्या बचेगा 1/5
डेल स्क्वायर फाई अपॉन में डेल फाई स्क्वायर प्लस का क्या रहेगा आपके पास के स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा रो स्क्वायर। देखो फाई वाली टर्म सेपरेट हो गई, क्या मैं इस टर्म को उधर भेज सकता हूँ? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रो अपॉन आर डेल अपॉन डेल रो डेल अपॉन डेल रो। इस टर्म को उधर भेजेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस का के स्क्वायर बीटा स्क्वायर रो स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 1/फाई डेल स्क्वायर फाई अपॉन में डेल फाई स्क्वायर। इसको मैं नंबर दे देता हूँ, कौन सा? समीकरण नंबर 5 आ गया 6। समीकरण 6 क्या आ गया? देखो समीकरण 6 से क्या स्पष्ट है? समीकरण 6 से स्पष्ट है कि जो इसका आरएचएस है वो केवल किस पर डिपेंडेंट है? फाई पर। यदि मैं फाई में परिवर्तन करता हूँ तो किस में परिवर्तन होगा? केवल इसमें ही आरएचएस में ही होगा, एलएचएस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये तो क्या है रो और आर पर डिपेंडेंट है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यह जब कब पॉसिबल है? जब यह किसी नियतांक के तुल्य हो। तो आप लिखिए इसको, समीकरण 6 तक लिखिए आप इसको, समीकरण 6 तक लिखिए, फिर मैं 2 लाइन लिखवाऊंगा, उसके बाद अपन और आगे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। या मैं सॉल्यूशन निकाल देता हूँ पहले, बताओ यदि कहो तो। मैं यहाँ पे लाइन आप लिख दोगे तो सॉल्यूशन मैं निकाल देता हूँ, निकाल दो क्या? तो चलो निकाल लेता हूँ, यहाँ पे मैं लाइन अभी लिखवा दूंगा। यदि मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूँ तो बताओ यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो किसी नियतांक के तुल्य माना है। और फाई का सॉल्यूशन आप कैसे निकालते हो आप भी अच्छे से जानते हो, बताओ कैसे निकालते हैं फाई का सॉल्यूशन? फाई को आप इस तरीके से लिख सकते हो, कैसे? फाई को किसी कौन से नियतांक के तुल्य मानते हो? माइनस का 1/फाई डेल स्क्वायर फाई अपॉन में डेल फाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर के। ये माइनस इधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, ये फाई भी उधर जाएगा तो ये क्या रहेगा फाई अपॉन में फाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का एम स्क्वायर फाई, ठीक है। ये जब इधर लाओगे तो ये क्या रहेगा डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये फाई इज इक्वल टू क्या रह जाएगा 0। यह भी क्या एक द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण है, तो यहाँ पे लिख लेना कि यह एक द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है, यह एक द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है, अतः इसका हल निम्न होगा, अतः इसका हल निम्न होगा। तो देखो इसका हल क्या होगा वो बताओ। इसका यदि मैं हल लिखना चाहूँ तो हल क्या आ जाएगा इसका? डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर फाई है, तो ये किसके इक्वल आएगा? इसका सॉल्यूशन आएगा वो फाई के स्क्वायर। कैसे आएगा? वही आपने यहाँ पे क्वेश्चन a1 b1 मान लिया, तो यहाँ मैं मान लेता हूँ a2 b2, a2 साइन mz प्लस b2 कॉस mz, ऐसे भी मान सकता हूँ। और आप कहो तो उसकी फॉर्म में भी मान सकता हूँ, e की पावर आयोटा की टर्म में भी, ठीक है, कैसे भी मान सकते हो। तो ये क्या आ गया इसका सॉल्यूशन आ गया समीकरण नंबर 7। तो आप यहाँ तक लिखिए, इसके बाद मैं कुछ लाइन लिखवाऊंगा, उसके बाद वापस ग्रेन वाला लिखना। समीकरण 6 तक लिख लीजिए आप। लिखिए फिर समीकरण 6 के आरएचएस पद से स्पष्ट है कि समीकरण 6 के आरएचएस पद से स्पष्ट है कि यह पद केवल निर्देशांक फाई पर निर्भर करता है, यह पद केवल निर्देशांक फाई पर निर्भर करता है, यह पद केवल निर्देशांक फाई पर निर्भर करता है, अर्थात निर्देशांक फाई में परिवर्तन करने पर, अर्थात निर्देशांक फाई में परिवर्तन करने पर केवल द्वितीय पद में ही परिवर्तन होता है, केवल आरएचएस पद में ही परिवर्तन होता है, केवल आरएचएस पद में ही परिवर्तन होता है। एलएचएस पद अपरिवर्तित रहते हैं, एलएचएस पद अपरिवर्तित रहते हैं।
लेकिन यह तभी संभव है, लेकिन यह तभी संभव है, लेकिन यह तभी संभव है जब द्वितीय पद किसी नियतांक के तुल्य हो, जब RHS पद किसी नियतांक के तुल्य हो। तो देखो RHS पद को मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे नियतांक के इक्वल मान लिया। अब आप ये लिख सकते हो, अब जो ग्रीन मार्कर में लिखा है उसको लिख लो। अब अपना कौन सा सॉल्यूशन निकालना बाकी रहा, एक R का सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो अब देखो अपन ने क्या क्या किया, एक तो इसका सॉल्यूशन निकाल लिया, किसका, इसका, एक सॉल्यूशन निकाल लिया इसका, और अपने पास जो के स्क्वायर आ गया और जो बीटा स्क्वायर आ गया था वो भी आ गया। तो अपन ने इन दोनों का सॉल्यूशन निकाल लिया। अब मैं समीकरण 3 में इन दोनों की क्या रख देता हूँ, इसकी जगह क्या रखूंगा, माइनस का बीटा स्क्वायर, इसकी जगह रखूंगा माइनस का एम स्क्वायर। तो देखो क्या वैल्यू आती है। फिर अपन किसका सॉल्यूशन निकालेंगे, आर का। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ समीकरण 3 से। आपको ये इक्वेशन वापस नहीं लिखनी है, आपको केवल क्या लिखना है, समीकरण 3 से। तो देखो जो समीकरण 3 से आएगा वो क्या आएगा आपके पास, वो आएगा आपके पास जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसी का आएगा। यानी ये तो क्या आ जाएगा 1/r रो डेल अपॉन डेल रो डेल अपॉन डेल रो, ठीक है। प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/5 और ये टर्म क्या आ रही है, माइनस का एम स्क्वायर आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एम स्क्वायर बाय रो स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का बीटा स्क्वायर था, यानी मैंने इसको ऐसे लिखा था के स्क्वायर और इसकी टर्म को क्या लिख दिया, माइनस का बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख दिया 0। अब यहाँ से भी मैं यदि रो हटाता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, वापस रो हटाना है तो इसको रो से मल्टीप्लाई कर दो, रो स्क्वायर से गुणा करने पर। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, रो अपॉन आर डेल अपॉन डेल रो डेल अपॉन डेल रो माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से रो स्क्वायर हट गया तो यहाँ पे रो स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ के स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर साथ में रो स्क्वायर आ जाएगा, और इधर क्या है माइनस का एम स्क्वायर आ जाएगा। क्या ये सही है, क्या सही है। रो स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ रो स्क्वायर आएगा मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बनेगा, के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर। क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर दे सकता हूँ, क्या कौन सा दो इक्वेशन नंबर, कौन सा हो गया अपने पास 7 हो गया, तो इसको मैं दे देता हूँ 8। अब इसका अपन कौन सा सॉल्यूशन निकालेंगे, आर का। तो ये आर का जो सॉल्यूशन है वो भी कुछ अलग टाइप से निकलेगा आपका। कैसे बताओ, कैसे निकलेगा, बताओ कैसे निकाले इसका सॉल्यूशन। यानी इसमें भी कुछ आपकी विशिष्ट अवकल समीकरण बनेगी, जैसे अपन ने उसमें की थी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कल निकाला था, उसमें अपनी कौन सी समीकरण बनी थी, जो आर की बनी थी वो सहायक लीजेंड्रे समीकरण बनी थी। परंतु यहाँ पर कौन सी बनेगी, बेसल अवकल समीकरण। वो कैसे बनेगी वो देखो। इस आर को मैं हटा सकता हूँ क्या, इस आर को हटाऊंगा क्योंकि अपन को कंप्लीट आर का सॉल्यूशन चाहिए, तो इसको भी मैं आर की टर्म में बनाना चाहूँ, इस आर को उधर भेज दूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ तो आर से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आर हट जाएगा और वहाँ पे आ जाएगा। यानी मैं क्या कर सकता हूँ, आर से गुणा करने पर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका
रो आ जाएगा, डेल अपॉन डेल रो आ जाएगा, डेल अपॉन डेल रो प्लस का के स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर रो स्क्वायर और माइनस का एम स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा आपका आर इज इक्वल टू 0। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है। इस साइड का आपने लिख ही दिया होगा। देखो तो ये क्या आ गया अपने पास। अब मैं क्या लिखूंगा इसको, देखो अपने पास क्या मैं के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को क्या एक्स स्क्वायर मान सकता हूँ क्या? जो अपने पास जो ये ब्रैकेट वाली टर्म है उसको मैं क्या मान सकता हूँ? अपने कुछ इक्वेशन में चेंज आ रहा है क्या? एक मिनट। हाँ सही है। अब क्या करना अपन को, अब देखो अपने पास एक चीज़ और है, अपने पास इसका क्या करना होगा, पहले डिफरेंशियल करना होगा। इसका डिफरेंशियल कैसे होगा आपका यू वी से, क्योंकि ये रो है और डेल अपॉन डेल रो। क्या इसका मैं डिफरेंशियल करूंगा तो क्या आएगा बताओ? इसका यदि मैं डिफरेंशियल करूँ तो रो तो अपने पास क्या रहेगा, एक बार ऐसे का ऐसे, एक बार किसका अवकलन होगा अपने पास रो का होगा। तो देखो रो तो मान लो कि रो तो ऐसे का ऐसे रह गया और इसका कर दिया तो डेल स्क्वायर अपॉन में डेल रो स्क्वायर, ठीक है। प्लस ये क्या होगा, अब डेल रो का 1 हो जाएगा और ये क्या होगा डेल अपॉन डेल रो, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई होगा, प्लस का जो टर्म है वो है ये के स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर रो स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा आपका आर इज इक्वल टू हो जाएगा 0। क्या मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा रो स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन में डेल रो स्क्वायर, साथ में अपना कुछ हल भी रहा था, यहाँ से मैंने कुछ गायब किया है, यहाँ अपना आर भी तो होगा। बताओ आर था या नहीं था? आर तो होगा ही, आर के बिना कैसे पॉसिबल है। ये अपना जो इक्वेशन था देख लो एक बार, चेक करना आप पीछे, इसमें जैसे फाई आ रहा है इसमें जा रहा है तो इसमें आर भी होगा पहले, ये अपन ने शायद लिखना भूल गए। तो यहाँ भी क्या आएगा आपका आर आएगा, आर आएगा, आर आएगा, यहाँ भी क्या आएगा आपका आर आएगा और यहाँ भी क्या आएगा आर। तो ये क्या हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल स्क्वायर प्लस का रो डेल आर अपॉन में डेल रो, ठीक है, प्लस का के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर रो स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा आपका आर इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये वाली अपनी इक्वेशन आ गई। क्या मैं अब रो स्क्वायर, ये क्या है आपका रो स्क्वायर, इसको मैं नंबर दे देता हूँ क्या, समीकरण नंबर 9। अब मुझे इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। किसका, जो आर वाली टर्म है इसका। तो अब इसका कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे बताओ, इसका सॉल्यूशन मैं कैसे निकाल सकता हूँ? यानी इस कंप्लीट टर्म को आपको कैसा बनाना है, एक्स की फॉर्म में बनाना है। तो इसको मैं ऐसा क्या मानूं कि ये कंप्लीट टर्म यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक्स की टर्म में बन जाए। क्या मैं इसको ऐसे मान सकता हूँ क्या, देखो ट्राई करते हैं एक बार, के स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर और ये क्या है आपका रो स्क्वायर, क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर की टर्म में मान सकता हूँ? यदि मैं यहाँ से यदि रो निकालना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, क्या निकालना चाहूँ रो ही निकालेंगे क्योंकि रो की अपन को यहाँ वैल्यू रखनी है। तो देखो यदि मैं रो निकालना चाहूँ ये हो जाएगा रो स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, जब स्क्वायर निकालोगे तो ये हो जाएगा रो, यहीं पे लिख देता हूँ इज इक्वल टू, देखो एक्स तो बाहर आ जाएगा, ये क्या बचेगा अपने पास के स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर और ये क्या बचेगा
-1/2, यही टर्म बचेगी। ये यदि ऊपर लोगे तो क्या आएगा -1/2, और ये रूट हटाओगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट में आएगा। अब देखो मैं क्या इसकी जगह ये वैल्यू लिख सकता हूँ क्या, देखो रो स्क्वायर है तो रो स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ x k स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे k स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और x का क्या हो जाएगा आपके पास, देखो रो स्क्वायर था तो आपको रो स्क्वायर की वैल्यू रखनी, तो ये रो स्क्वायर है तो x स्क्वायर k स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। डेल स्क्वायर r अपॉन में डेल रो स्क्वायर, प्लस ये रो है तो रो की जगह आप क्या रख सकते हो, रो की जगह ये वैल्यू किसके इक्वल आई, रो के इक्वल, यानी मैं रख सकता हूँ x k स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का अंडर रूट, और यहाँ पे देखो यहाँ भी आपको x की टर्म में आना है, तो यहाँ भी जो आएगा डेल आएगा, और रो स्क्वायर था तो रो स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन में k स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही आएगा, प्लस का डेल अपॉन डेल r, और जो डेल रो की जगह क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे x अपॉन में k स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर, इस टाइप से इक्वेशन आएगी। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था पर मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा, प्लस का k स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा k स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो ये आपका बन जाएगा क्या x स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर r इज इक्वल टू 0। अब देखो जो अपनी जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, ये से ये कट जाएगा तो आपके पास क्या रहेगा, ये क्या रहेगा अपने पास, देखो x स्क्वायर है, ठीक है, तो ये क्या रहेगा x स्क्वायर डेल स्क्वायर r अपॉन में डेल x स्क्वायर, यहाँ से ये कट जाएगा तो प्लस का x डेल r अपॉन में डेल x, और प्लस का x स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर r इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी एक बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका सॉल्यूशन निकालते हैं जीमान और नीमान, दो टर्म आती है जीमान और न्यूमान, तो उस टर्म को आपको डायरेक्ट काम में लेना है। तो आप यहाँ तक लिख लीजिए समीकरण नंबर 10 तक लिखिए, समीकरण 10 तक, फिर अपन इसके आगे की बात करते हैं। समझ में तो आ रहा है आपको, ये जो आपके डेरिवेशन चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा कि लॉन्ग है, टफ है। ये डेरिवेशन है तो आपको कहीं ऐसा भी महसूस हो रहा होगा कि कितनी छोटी टर्म लिखी है, पर क्या करूँ मैं, जब छोटी टर्म नहीं लिखूंगा तो ये डेरिवेशन कंप्लीट कैसे होंगे, लेंथी डेरिवेशन है सभी। ये आर में लिखना भूल गया था पीछे, इस टर्म को ध्यान देना, समीकरण जो 3 लिखी थी तो उसके आगे जहाँ जहाँ भी अपन ने टर्म लिखी है 3 से लगभग कहाँ तक, समीकरण 7-8 से पहले तक जो भी टर्म लिखी है उसमें इन सब के साथ आर आएगा। शायद मैंने वहाँ पे आर नहीं लिखा तो आप लगा देना, क्योंकि ये आर तो आएगा, क्योंकि अपन ने जो बार लिया था वो क्या लिया था, फाई और जेड लिया था, वो कट गया था, आर तो यहाँ था ही अपना पास। देखो कुछ यदि हल्की सी मिस्टेक हो जाती है तो आप भी उसको सही कर सकते हो। आप भी डेरिवेशन करते हो तो आपको पता लग जाता है कि मैंने आर नहीं लिखा था, तो यहाँ पे आके पता लगा मुझे कि मैंने आर नहीं लिखा, तो आप पहले से उसको चला ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी मिस्टेक होती है। लिखिए फिर समीकरण 10 एक साधारण अवकल समीकरण नहीं है। समीकरण 10 एक साधारण अवकल समीकरण नहीं है। समीकरण 10 एक साधारण अवकल समीकरण नहीं है, यह एक विशिष्ट अवकल समीकरण है। यह एक विशिष्ट अवकल समीकरण है जो कि बेसल अवकल समीकरण कहलाती है, जो कि बेसल अवकल समीकरण कहलाती है। बेसल, BESSEL हिंदी में लिखे तो बेसल, जैसे लिटरेचर थी वैसे ही क्या है आपकी बेसल है, ये विशिष्ट अवकल समीकरण है। यह बेसल अवकल समीकरण कहलाती है।
अतः इसका हल, अतः इस अवकल समीकरण का हल, अतः इस अवकल समीकरण का हल जीमान एवं न्यूमान पद से परिभाषित किया जाता है। जीमान एवं न्यूमान पद से परिभाषित किया जाता है। जीमान एवं न्यूमान क्या होता है? दो टर्म होती है, जीमान, दूसरा होता है न्यूमान। तो जीमान पद को आप लिखते हो जे एम से और जी न्यूमान को लिखते हो आप जे एन से। तो ये दो टर्म होती है, इससे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, आर इज इक्वल टू सॉल्यूशन वो का वही आएगा जो अपने पास पहले आ रहा था, पर डिफरेंस क्या आएगा आपके पास ओनली यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ जाएगा, A3 JMX प्लस का B3 JNX, ये सॉल्यूशन आएगा। तो देखो यहाँ पे x क्या माना था अपन ने, जो x माना था वो लिख लो। तो x देखो यहाँ पे अपन ने क्या मान रखा है, x मानना है अपन को। तो x क्या मानोगे, JM, x की जगह क्या आ जाएगा आपके पास k स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, किसको x मानना है तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो ये अंडर रूट आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, रो, ठीक है, प्लस B3 JN k स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर का और साथ में क्या आ जाएगा, रो। तो ये आपके क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा किसका, आर का। देखो अपने पास तीनों सॉल्यूशन आ गए, ये भी आ गया, वो भी आ गया और वो भी आ गया, यानी आर का भी आ गया, फाई का भी आ गया और जेड का भी आ गया। क्या मैं अब तीनों सॉल्यूशन को एक साथ सॉल्यूशन में लिख सकता हूँ? मैंने क्या माना था, मैंने ये टर्म मानी थी कौन सी, साई इज इक्वल टू क्या माना था, साई इज इक्वल टू क्या माना था मैंने, जो साई रो फाई जेड था उसकी जगह मैंने माना था कैपिटल आर, कैपिटल फाई और कैपिटल जेड। क्या मैं इन तीनों के सॉल्यूशन एक साथ लिख सकता हूँ? तो ये क्या आ जाएगा, रो फाई जेड। देखो फर्स्ट टर्म तो ये आ जाएगी आपके पास A3 JM k स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा, रो, प्लस B3 JN k स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा, रो, साथ में क्या आएगा, रो अंडर रूट से बाहर है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये आ गया। तो ये तो कौन सा थर्ड वाले का, यानी आर के सॉल्यूशन आया। फाई का आपके पास क्या आया था, फाई मैंने निकाला था, देखो फर्स्ट में क्या निकाला था, फाई निकाला था, तो उसकी जगह आया था मैंने क्या, फाई सेकेंड निकाला था, यानी A2 साइन M Z M फाई प्लस B2 कॉस M फाई, ये आया था। तीसरा सॉल्यूशन क्या आया था आपके पास, तीसरा आया था यानी फर्स्ट वाला A1 साइन बीटा जेड प्लस तो ये इस आपका क्या आएगा, इस कंप्लीट हेल्महोल्ट्ज अवकल समीकरण के क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। कौन से कोऑर्डिनेट में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ये क्या कहलाता है आपका, समीकरण नंबर 11 क्या कहलाता है आपका, कि यह एक क्या कहलाता है, हेल्महोल्ट्ज अवकल समीकरण का बेलनीय निर्देश तंत्र में इसका हल कहलाता है, ठीक है। अब क्या मैं देखो यहाँ पे ये जो तीनों कांस्टेंट है A1 A2 A3, इसको मैं एक कांस्टेंट मान सकता हूँ मल्टीप्लाई करके, B1 B2 B3 इसको भी मैं एक कांस्टेंट मान सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो ये इसका क्या कहलाएगा, आपका सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इसको लिख दीजिए। तो ये आपके डेरिवेशन यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी भी आएगी जिसे बोलते हैं सिलेंड्रिकल केविटी, तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि वो भी डेरिवेशन है तो वो भी अपन इसकी सहायता लेते हुए करेंगे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले तो आपको यह आना चाहिए, यह आएगा तो वो आएगा, लिख लेना। समीकरण 11 बेलनीय निर्देश तंत्र में हेल्महोल्ट्ज अवकल समीकरण का हल कहलाता है। समीकरण 11 बेलनीय निर्देश तंत्र में हेल्महोल्ट्ज अवकल समीकरण का हल कहलाता है। समीकरण 11 बेलनीय निर्देश तंत्र में हेल्महोल्ट्ज अवकल समीकरण का हल कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, हेल्महोल्ट्ज अवकल समीकरण का सॉल्यूशन हो गया। तो आप मुझे वापस इसका फीडबैक जरूर देना कि जो अपनी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो उस पर फीडबैक आप दे सकते हो कि इसमें कुछ इंप्रूव करना हो या कुछ और भी करना हो, तो आप मुझे मैसेज के द्वारा बता सकते हो, ठीक है। तो आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।